हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ टॉप क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी वीडियो और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आने वाले मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी पेपरों में, और आने वाले जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने इसमें जो है मेंशन किया है, और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है कि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे चैनल पर जाकर मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया, फार्मूले भी रट लिए, क्वेश्चन भी देख लिया है और बहुत सारा पेपर भी देख लिया। तो हमको इसमें ये पता चला कि हम लोग जो पढ़ के जाते हैं वैसा तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन रहता है आसान, पर हम लोग बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं जो कि पेपर में आता ही नहीं है, और आसान वाला हमारे दिमाग में आता नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, आसान सा क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। इसलिए शुरुआत हमको बिल्कुल बेसिक तरीके से करनी है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी पढ़ने हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, आपको कितना भी फार्मूला याद है, कितना भी आपको आता होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पेपर के टाइम पर। आप पेपर देने जाएंगे, भूल कर चले आएंगे, पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैथ के क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, और बाद में आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान था, मैंने इसको छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ ना हो, और अपने दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुरंत क्लिक हो जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डेली एक सेट दूंगा जिसमें मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, और आप लोग चाहेंगे अगर कहेंगे तो पीडीएफ भी दे दूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, और आप ही की तरह जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला सेट हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, भागिएगा मत, पहले देख लीजिएगा फिर जाइएगा चैनल से। अगर आपको नहीं आता अच्छा, या आपको लगे कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो बेशक आप लोग वीडियो मत देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना नया सेट का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। हमको वृत्त का व्यास निकालना है, और हमको पता है कि वृत्त का व्यास जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, ये क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे आर के बराबर होता है। और हमको वृत्त की परिधि पता है क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर के। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर के। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाई आर वृत्त की जो परिधि है वो व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए दोस्तों, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ पेपर में, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप पेपर में बैठेंगे तो सीधा लिखेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे कि d बराबर 2r, तो 2 पाई आर बराबर d प्लस 18.6, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर क्या है, d प्लस 18.6। अब यहाँ से हमको पता है कि d बराबर क्या होता है, 2r। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 2r प्लस 18.6। अब यहाँ से 2r को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, 2r बराबर 18.6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2r दोनों में कॉमन है, तो 2r कॉमन ले लिया, बचा क्या, पाई माइनस 1। क्या बचा दोस्तों, पाई माइनस 1।
यहाँ पर 18.6 रहेगा ही। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2r पाई का मान रखेंगे 22/7 - 1 बराबर 18.6। अब यहाँ से जब 22/7 - 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा आप लोग, 2r यहाँ से हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो गुणा कर लूँगा, 7 का गुणा 1 में करेंगे, हर का गुणा हर में, तो 7 1 के 7, और तिरछा गुणा करेंगे तो 22 1 के 22 - 7 ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 18.6 रहेगा ही। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2r यहाँ 22 में से 7 गया तो कितना बच गया, 15, तो ये हो जाएगा 15/7, और यहाँ 18.6 रहेगा ही। अब यहाँ से हम 2r का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18.6 बटे में, देखिए यहाँ पर 7 नीचे है तो ये तिरछा गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, और 15 ऊपर है तो ये तिरछा गुणा होकर नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हमको 186 को 15 से मतलब काटना है, तो कैसे कटेगा, देखिए 15 के 15, यहाँ पर 18 को काटूंगा तो एक बार में कटेगा, 15 के 15। अब यहाँ से बचा 3, तो यहाँ हो गया 36, 15 दूना 30, अब 30 और बचा 36, तो 6 बच गया। तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 कर लेंगे, 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60, तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, 12.4। अब 12.4 का गुणा 7 में करना है, तो 7 चौके 28, हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16 का 6 हाथ लगा 1, 4 के 4 और 1, सॉरी 7 है, 7 1 के 7 और 1 8, तो यहाँ पर आ गया अपना 8.68 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2r का मान निकला 8.68 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि 2r को हम d भी लिख सकते हैं क्योंकि ये व्यास के बराबर है। तो कितना हो गया व्यास, 8.68 सेंटीमीटर, और यही जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं इधर, ये सारी चीज़ें, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, आप ऐसे सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, सीधा सीधा पेपर में ऐसे लिख के इसको इतने में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। और मैंने आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बताया है कि हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा भी भाई हो जो नहीं, जिसको आता होगा, तो वो इस माध्यम से सीख भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करके आप माहिर हो जाओगे इसमें। तो चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। हमको बताना है कि संख्याएं कौन सी होंगी इसमें। ठीक है दोस्तों, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ वैसे जिसको ये क्वेश्चन आता होगा, प्रैक्टिस के लिहाज से कर रहा है, तो वो सीधा सीधा पहली संख्या यहाँ पर माना, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर a, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर b। अब यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 तथा 72 है। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है मासा गुणे लासा के। मासा का मतलब महत्तम समापवर्त और गुणे लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त के बराबर होता है। तो यहाँ पहली संख्या हमने a माना है और दूसरी संख्या को b माना है, तो a गुणे b क्या हो जाएगा, मासा कितना दिया गया है, 12 गुणे 72, 12 गुणे 72। अब 12 का गुणा जब 72 में करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे 72 कर लिया, आ गया 800
864। ठीक है दोस्तों, तो ए बी बराबर आ गया 864। अब यहाँ लिखा गया है ऊपर देखिए, यदि इन संख्याओं का योगफल, इन संख्याओं का मतलब पहली और दूसरी संख्याओं का योगफल कह रहा है। ठीक है, यही तो है, पहली और दूसरी संख्या मिलाकर ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन संख्याओं का योगफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल दिया गया है 60 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद देखिए, अब जब हमको ये पता चल गया a प्लस बी 60 है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। अब दूसरी संख्या कैसे निकाल पाएंगे? अगर हमारे पास एक और इक्वेशन होता a प्लस बी का या a माइनस बी बराबर होता, तब तो हम अपना काम हो जाता। तो उस समीकरण को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो समीकरण 1 है इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में वर्ग करने पर मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही है, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए बी का मान देखिए ऊपर दिया गया है 864, तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 864 बराबर 3600। अब 864 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे 3600 तो रहेगा ही। अब 2 का गुणा 864 में करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, आ गया 1728। अब 3600 में से 1728 को हमको माइनस करना है, तो अपना मान क्या आ जाएगा 1872। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मान निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1872 निकल के आया। अब हम लोग जो है आगे चलेंगे। हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने 1872 निकाल लिया है, 1872 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 2 गुणे ए बी, 2 और ए बी का मान आगे निकल चुका है 864, उसको यहाँ रख देंगे 864। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 872। देखिए 1872 है, अब 2 गुणे 864 हम पहले कर चुके हैं, कितना आया था 1728, तो दोबारा नहीं करना है, वही 1728 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों जब माइनस होगा दोनों का, तो यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या आएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 और जिसका मान होता है 12। ठीक है दोस्तों, 12, तो ये एक्चुअली में होता है प्लस माइनस 12, पर हमको माइनस नहीं प्लस का ही 12 लेना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 12 और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो हमको कोई भी चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस कट जाएगा, b से b कट गया, यहाँ बचा a और a मिलके 2a हो जाएगा। अब 60 में 12 जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना निकला, 2 1 कम 2, 2 36 बार में कट जाएगा, तो a बराबर 36 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 36 आ गया। अब a बराबर 36 है
तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे समीकरण 2 में रख देंगे a का मान। तो समीकरण 1 में अगर रख दिया हमने a का मान, तो a बराबर है 36 प्लस b बराबर 60। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 36, और 60 में से जब 36 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। अब आंसर आप देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हमारे पास 2 उत्तर आए, एक 36 और एक 24। तो 36 तो कहीं नहीं है, पर 24 है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, खास तौर पे यूपी लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस वाले पेपर में तो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप देखना, और इसको करने का यही तरीका है। अगर आप कोई शॉर्टकट लगाने जाएंगे तो पक्का सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखने में बड़ा है पर है बहुत आसान और बहुत ही छोटा सा। आप क्या करेंगे, अगर आपको इस सवाल लगाना है तो फटाफट से लगा लोगे, मुझको आपको समझाना नहीं होता, अगर सिर्फ लगाना होता तो 1 मिनट में लग जाता। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब प्रैक्टिस पर होता है निर्भर, तो आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा और उतना जल्दी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्कूटर और मोपेड का अनुपात दिया हुआ है हमको। ठीक है, लिख लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूटर और मोपेड का के जो मूल्य है उनका अनुपात दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, स्कूटर को S से दिखा रहा हूँ और मोपेड को M से। तो S अनुपात M दिया गया है, ये मूल्यों का अनुपात है। ठीक है, उनके मूल्य का अनुपात क्या है, स्कूटर है 9 का और ये है 5 का। तो दोस्तों आप अगर देखिए तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 और 5 में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, पर वो क्या कह रहा है कि यह स्कूटर और मोपेड के मूल्य में 4200 रुपये का डिफरेंस है। अनुपात में तो 4 का डिफरेंस है, पर रुपए में 4200 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 रुपये है, ये जो 4 का डिफरेंस आया है, ये 4200 रुपये के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए मूल्य का अनुपात दिया गया है और मूल्य जो है स्कूटर और मोपेड के मूल्य 4200 रुपये अधिक है, तो हमको दोनों तरफ मूल्य ही दिया गया है, अनुपात में भी मूल्य है और वैसे भी मूल्य दिया गया है। तो अनुपात वाला मूल्य जो है 9 और 5, 9 5 है, तो दोनों में 4 का डिफरेंस है और वैसे 4200 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 4 जो है वो 4200 के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो हमको मोपेड का मूल्य पता करना है। तो मोपेड क्या है, मोपेड का मूल्य 5 है, हमको 4 का पता है, टोटल डिफरेंस पता है और 5 का मान निकालना है। तो क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे, 4200 बटे 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। 4 एकम 4, अब यहाँ बचा 4 पचे 20, यहाँ आया 150। ठीक है दोस्तों, अब 150 का यहाँ पर 105 आएगा, 105 आएगा। ठीक है, 1050 आएगा, क्योंकि 4 के 4 और फिर 0 बढ़ेगा तब 4 पचे 20 कटेगा। ठीक है, तो 1050 में अब 5 का गुणा जब कर देंगे तो आ जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 शून्य शून्य 2 उतर जाएगा, 5 एकम 5, तो आया 5250 रुपये। मोपेड का मूल्य जो है वो 5250 रुपये आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉरी यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 लिख दिया गया, मिस प्रिंट हो गया है, 3 रहेगा 3। ठीक है दोस्तों, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी।
हमको यहाँ पर तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, माना कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और प्लस तीसरी संख्या, तो तीन संख्याओं का योगफल दिया गया है 392। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3। और आगे देखिए लिखा गया है कि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरा संख्या तो यहाँ है ही है, और इसमें तीसरी संख्या का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 5:8। तो दूसरी संख्या के नीचे 5 लिखेंगे और तीसरे के नीचे 8 लिखेंगे, ये हमको दिया गया है। हमको तीसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो पहले अनुपात को पूरा कर लेंगे। अब देखिए जहाँ पर जो जगह खाली है उसके बगल वाले से उसको भर लेंगे। जैसे 3 के नीचे का ये हिस्सा खाली है तो 3 के बगल में 3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए 2 के नीचे खाली है तो यहाँ 5 है तो 5 के बगल में 5 लिख देंगे। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अब गुणा कर लो सीधा सीधा, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा अनुपात, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा अनुपात, 8 का गुणा 3 में किया तो 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, और तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 10 प्लस 15 प्लस 24। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, या तीनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 49, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे 4 5 9 9 और 2 1 3 1 4 49 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे तीनों जोड़ने पर तो 49 आ रहा है, पर क्वेश्चन में तीनों को जोड़ने पर 392 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 49 जो है वो बराबर होगा 392 के, होगा कि नहीं होगा। 49 392 के बराबर हो गया। हमको तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या क्या है यहाँ पर 24, ठीक है। तो 49 बराबर 392, तो यहाँ से हम 24 का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 392 बटे 49 गुणे 24, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसको काटेंगे 7 से, तो 7 सते 49, 7 पचे 35, और यहाँ पर बच गया कितना 4, और यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 42। तो कितना बार जाएगा 6 बार, 7 छंग 42, 6 बार चला गया, ठीक है। अब ये होगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो टोटल ऑल ओवर बचा 8। 8 का गुणा 24 में जब हम करेंगे तो 8 गुणे 24 करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा 192। इसका मतलब तीसरी संख्या जो है हमारी वो क्या निकल के आई 192, तीसरी संख्या 192। इसी प्रकार आप पहली संख्या दूसरी संख्या को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से निकल जाएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, ठीक है। और परिमाप क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ वही परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर 5:12:13 दिया गया है, जिसका मान 540 मीटर है। अब हम इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर 3 2 5 5 10, 1 और 1 2 और 1 3, 30 आ जाएगा। तो ये 30 किसके बराबर है 540 के, ठीक है। 30 अगर बराबर है 540 के तो एक किसके बराबर होगा, एक का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 540 बटे 30, यहाँ से 0 0 कट गया और यहाँ आ जाएगा 18, क्योंकि 18 3 54 होता है, तो एक का मान आ गया 18। अब हमने एक का मान निकाल लिया तो 5 का, क्योंकि यहाँ 5:12:13 है ना, 5:12:13 है,
तो अगर हमने 1 का मान निकाला, अब अलग अलग तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे 5 का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 18 गुणे 5 करना है तो 90 हो जाएगा। उसके बाद हमको 12 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 18। अब जब 12 गुणे 18 करेंगे तो 216 आ जाएगा मीटर का, ये भी मीटर का हो जाएगा। और लास्ट वाला जो भुजा है 13, उसको भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 18। देखिए जो भुजा निकालना है बस उसमें 18 से गुणा ही करना है, क्योंकि 1 का मान हमने पहले ही निकाल लिया है, एक भुजा का मान निकाल लिया है। तो 5 भुजा का 5 से गुणा, 18 से गुणा, 12 भुजा का 18 से गुणा और 13 भुजा का भी 18 से गुणा हो जाएगा। तो जब इसका 13 गुणे 18 करेंगे तो 234 आ जाएगा। ठीक है, 234 मीटर। अब हमको ये अलग अलग तीनों भुजाएं निकल गई। ठीक है, तो ये क्या है, अपना ए है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है, मान लिया। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये तो परिमाप है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको एस से दिखाया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी निकल के आया 90, 216 और 34। तो 90 प्लस 216 प्लस 234, ये हो जाएगा बटे में 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 540, क्योंकि यही आना है, 540 तो दिया ही है, 540 बटे 2। तो अर्ध परिमाप S का मान निकल के आएगा 270। ठीक है, अब S का मान निकल के आ गया 270। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें हम लोग रख देंगे, एस है 270, तो 270 माइनस 90, फिर हो जाएगा 270 माइनस 216, फिर हो जाएगा 270 माइनस 234। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो सौ सत्तर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 270 में से 90 को घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, इंटू 270 में से 216 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, और 216 में से 270 में से 234 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इन सब का गुणा करना है, या गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इस 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 180 को क्या लिखते हैं, 90 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और उसके बाद 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिरिका 9 तिरिक 27, 27 दूना 54। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6। अब देखिए यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो एक 90 बाहर आ गया, गुणे यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 बार 3 बाहर आ जाएगा। 2 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है, तो 2 बाहर आ जाएगा 1 बार। अब देखिए 1 6 यहाँ है, 1 6 यहाँ है, तो 1 6 बाहर आ गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आसान हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9720 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ग मीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर है, 9720 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे ये दावा नहीं करता
कि मैं आपको बता दूंगा एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती। हाँ, कुछ क्वेश्चन पे ये ट्रिक काम करता है, पर सारे क्वेश्चन में ये ट्रिक काम नहीं करता है। और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिस पर वो ट्रिक नहीं लगेगा, तो फिर आप तो धरे के धरे रह जाएगा, आपका सारा नॉलेज, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। पर ये जो तरीका है ये सारे क्वेश्चन पर लगता है, बस कमी क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की। जहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई, यही क्वेश्चन आप भर्राटे से 1 मिनट में कर लोगे, 1.5 मिनट में। समझ गए दोस्तों? तो अगर 1-1.5 मिनट में ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो इसको देखकर ही छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं। समझ गए आप? तो आप लोग घबराइएगा मत, और ये मत सोचना कि एक लाइन में क्यों नहीं हो रहा है। एक लाइन वाले फेल हो जाते हैं हमेशा, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है दोस्तों? अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो भाई साहब, बाद में भूल जाते हो आप लोग। ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, बस एक बटन ही तो दबानी है, लाइक की बटन दबा दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार, और पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर ही मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर पहिए की त्रिज्या दिया गया है। ठीक है ना? हमको पता है पहिया कैसा होता है। सॉरी, गोली गोला बना नहीं, बस पहिया तो गोल ही होता है ना। मान लो ये सड़क है, सड़क पर ये पहिया दौड़ रहा है, तो पहिया तो गोल होता है। अब अगर पहिया गोल है और उसकी त्रिज्या दे के रखी है ये वाली 21 सेंटीमीटर, पहिए की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, तो पहिए की त्रिज्या हमको दे के रखा है 21 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है? 792 मीटर की दूरी, तो दूरी हमको दिया है 792 मीटर, दूरी बराबर 792 मीटर। देखिए 792 मीटर है, तो 792 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 100 से गुणा करना होगा, तब ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि पहिया गोल है, इसलिए अपने परिधि पर ही घूमता है, अपने परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा। मतलब मान लो कि यहाँ से चलना शुरू हुआ है अगर, तो यहाँ से एक चक्कर घूम के, मतलब इस तरफ अगर चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे एक पूरा चक्कर लगाएगा अपने परिधि के बराबर। तो पहिए को एक चक्कर लगाने में अपने परिधि के बराबर चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है ना? तो एक चक्कर में पहिया, एक चक्कर में 2πr घूमता है। सही है ना? एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर ही तो घूमता है, तो एक चक्कर में 2πr के बराबर घूम जाता है। तो 2πr अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं मान रखूँगा अगर, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, और आर हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर का, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 22 दूना 44, 44 का गुणा 3 में करेंगे तो 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों? तो एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर चल रहा है, इसका मतलब ये एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर चलता है। तो 792, क्योंकि 792 अब सेंटीमीटर हो गया, तो 792 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लेगा बताइए? ये हो जाएगा 792/132, क्योंकि सेंटीमीटर में लिख रहे हैं इसलिए 792 गुणे 100 लिखेंगे, पूरा जो ऊपर लिखा है हमने। ठीक है? तो 132 से 792 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। क्योंकि अगर मान लो ये 32 नहीं है, सिर्फ 100 है, तो 6 बार में जाएंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है? अब 32 का गुणा 6 में करेंगे तो 92 हो जाएगा।
अब 6 का गुणा 100 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। इसका मतलब 600 चक्कर लगेंगे। 792 सेंटीमीटर की दूरी या 792 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 792 सेंटीमीटर दूरी तय करने में 600 चक्कर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही ऑप्शन है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सभी पेपर में, ये आता ही आता है। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कुल मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण 60 लीटर है। ठीक है, अब इसमें अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात दिया गया है 2:1। अब कह रहा है कि इसमें किस अनुपात में पानी और मिलाया जाए कि ये जो है इसका जो अम्ल और पानी का अनुपात है ये 1:2 हो जाए। कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। ये पूछ रहा है, ये कह रहा है हमसे करने के लिए। तो इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मिश्रण 60 लीटर है, इस मिश्रण से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये बस दिया गया है। अम्ल और पानी का अनुपात पहले क्या था? ये है पहले वाली बात, यहाँ लिख देंगे पहले। पहले था 2:1। कह रहा है कि इसमें कितना पानी ऐड करें। ठीक है, क्या ऐड करें? पानी। कितना पानी मिला दें कि बाद में ये हमारा अनुपात हो जाए 1:2। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ मिलाई जा रही है? पानी मिलाया जा रहा है। अम्ल जो है उसको जैसा है वैसा ही रखा जा रहा है, उसको नहीं छुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए। अब पानी कितना लीटर मिलाया जाए कि अम्ल जो है और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ पर हमको पानी मिलाने के लिए कह रहा है, पानी, ये देखिए यहाँ पर पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो अम्ल जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। पर देखिए यहाँ पर तो वैल्यू, अम्ल की जो वैल्यू है यहाँ पर चेंज हो गई। पहले क्या था? पहले 2 था, अब 1 हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले 2 था तो अभी भी 2 होना चाहिए, क्योंकि भाई अम्ल बराबर है, हम तो पानी मिला रहे हैं ना, तो पानी बढ़े, अम्ल क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ पर अम्ल को जो है उसको बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज़ मिलाने के लिए कह रहा है वो तो ठीक है, पर जो मिलाने के लिए नहीं कह रहा है हम लोग उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो हम लोग पानी को छोड़ देंगे, अम्ल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अम्ल को हमको बराबर रखना है, क्योंकि वो तो घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो अम्ल अगर बराबर रहेगा तो पानी का अपने आप मान निकल जाएगा। तो यहाँ अगर अम्ल 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। अब यहाँ अम्ल 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब अगर 1 में 2 से गुणा किया तो यहाँ भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2:2 अनुपात 2×4। अब ये सही अनुपात निकल के आया अम्ल और पानी का। देखिए इस अनुपात में अम्ल ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, अम्ल नहीं चेंज हो रहा है। जबकि पानी पहले 1 था और अब 4 लीटर हो गया। ठीक है, तो कितने लीटर पानी बढ़ाया गया? 3 लीटर पानी बढ़ाया गया। 3 लीटर पानी बढ़ाया गया ना। देखिए 3 लीटर पानी बढ़ाया गया। हम देखेंगे पानी में, पानी पहले 1 था, अब 4 हो गया। तो 3 लीटर पानी जोड़ा गया, मतलब डाला गया। ठीक है ना, यहाँ पर 3 लीटर पानी और डाल दिया गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर 60 लीटर था अपना टोटल, 60 लीटर, ये 60 लीटर मिक्सर था, जिसमें 2 और 1 अम्ल और पानी दोनों मिलाकर कितना था? अम्ल अगर 2 है तो पानी 1 था, और दोनों मिलाकर 3 लीटर हो गया।
ठीक है ना। तो 3 लीटर का मान हमको 60 लीटर के बराबर दिया गया है। तो 1 लीटर का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 20 लीटर। तो यहाँ हमको 3 का मान निकालना है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 20 × 3 बराबर 60 लीटर। यही अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 90 अंश, ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो tan बी का मान क्या होगा। हमको tan बी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश का है, इसका मतलब कोण ए क्या है, कोण ए है समकोण। ठीक है, कोण ए समकोण है। तो यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। थोड़ा तिरछा बन रहा है दोस्तों, इग्नोर करिएगा इसको। ये हमारा मान लीजिए ये 90 अंश का है कोण ए, तो ये हो जाएगा कोण बी और ये हो जाएगा कोण सी। कोण ए बराबर 90 अंश। अब यहाँ पर ए का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है, यह है 25 सेंटीमीटर ए बराबर। बी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, बी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको सी का मान निकालना है। ठीक है, आप देखिए कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमको ये पता है कि कर्ण जो होता है, ठीक है, हाइपरटेनियस जिसको कहा जाता है, ये सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर है अपना परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं कोण के हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कोण सी लिया है तो हमारा ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर मैंने कोण बी लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर सी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, सी का मान जब निकाल लेंगे तो हमको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल जाएंगी तो हम tan sin cos सब निकाल सकते हैं, चाहे जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब कर्ण क्या है, इसमें BC है, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमको मान किसका निकालना है, AB स्क्वायर का। तो यहाँ से AB स्क्वायर का मान जब निकालना है तो ये हो जाएगा अपना BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो AB स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है, देखिए BC का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस AC का मान 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 576। ये है अपना AB स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 576। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप कहेंगे 24 का। तो 24 सेंटीमीटर AB आ गया, ये मतलब ये वाला जो है ये 24 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है दोस्तों, मैं इसको दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ये है 24 सेंटीमीटर, ये हमको निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हमको तीनों भुजा पता चल गया। अब हमको यहाँ से मान निकालना है किसका, tan B का। tan B मतलब कोण B।
ये वाला कोण हमको निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है, एक हमको सूत्र पता है, अगर आपको नहीं आता तो देख लो, लाल बटे कक्का। ठीक है, और ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वाले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस इंटू बेस। हिंदी मीडियम वालों के लिए है लाल बटे कक्का। लाल बटे मतलब एल बटा के मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन। ये जो है ये होता है साइन का मान, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमको टेन का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा एल बटे ए, लंब बटे आधार। अब हमको लंब बटे आधार निकालना है। अब इसमें क्या है, हम देखिए, अब यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं ना बी, तो ये सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये बगल वाली आधार, और ये कर्ण है ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लंब की जगह क्या लिखेंगे 7, और आधार की जगह क्या लिखेंगे 24। तो 7/24, ये जो क्या है, ये हमने tan भी निकल के आया 7/24। ठीक है दोस्तों, यही आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लिया आपने, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा समय देना चाहता हूँ आपको, मैं आपको समझा दूँ। लाल बटे कक्का, देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि लंब बटे कर्ण, ये होता है अपना साइन थीटा का मान। यहाँ से आधार बटे कर्ण अगर ले लें तो ये हो गया कॉस थीटा, और अगर लंब बटे आधार ले लें तो ये हो जाता है टैन थीटा। अब अगर इसका उल्टा हम करें, कर्ण बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा कोसेक। कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा सेक, ये सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और आधार बटे लंब अगर करेंगे तो ये टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप साइन कॉस और टैन को याद कर लीजिए, तो कोसेक सेक और कॉट निकल जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। तो इस तरह से आप कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगा। दर का प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ब्याज कितना है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हमको ब्याज दिया गया है 1 पैसा है। ठीक है दोस्तों, मूलधन क्या है, मूलधन जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, ब्याज को इंटरेस्ट कहा जाता है, मूलधन जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो मूलधन क्या है, 1 रुपया, 1 रुपया, यही तो है मूलधन। या इसको हम कह सकते हैं 100 पैसा, ये भी कह सकते हैं। मूलधन कितना है, 1 रुपया है ना। देखिए, ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, ये प्रति रुपया का मतलब है कि 1 रुपये पर 1 पैसा दर है, और समय कितना दिया गया है, प्रति माह, हर माह। ठीक है, तो इसको 100 पैसा लिख सकते हैं। अगर मैं समय की बात करूं, समय प्रति माह 1 माह, और टोटल कितने महीने होते हैं 12। ठीक है, तो 1/12, ये किसमें बदल गया, वर्ष में। हर महीने अगर देना है तो साल भर में 12 बार देना होगा। ठीक है, तो अगर इसको वर्ष में मैं करूं तो 1/12 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ब्याज बराबर, आपको सूत्र पता होगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P क्या होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट, T होता है समय। मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा सूत्र है। ब्याज कितना, 1 पैसा है, प्रिंसिपल है कितना, 100 पैसा, आर हमको नहीं पता, समय क्या है 1/12 वर्ष, तो 1 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे चला आएगा। ठीक है, 1/12 हो गया,
गुणे 100 है पहले से तो 100 लिख दिया, 100 से 100 कट गया, आर का गुणा 1 में करेंगे तो आर आ जाएगा, तो 1 बराबर आर बटे 12। 1/1 कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो आर बराबर 12% आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, बस इसका लैंग्वेज जो था वो खतरनाक था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? बहुलक का मतलब ये होता है जो बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, बहुलक जो बार बार दोहराया जाता है। तो वो कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए 27 बहुलक होगा, मतलब एक्स के किस मान के लिए 27 को बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो बार बार आए हैं इसमें। ठीक है, 25 और कहीं है 25, यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 25। ठीक है, तो एक तो हो गया 25 जो बार बार आ रहा है। अब देखते हैं 26 के बारे में। 26 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब दूसरा है 26। 26 भी बार बार आ रहा है। उसके बाद 27 देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 27 भी आ गया। अब 23 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, 24 यहाँ पर है और कहीं नहीं है। इसका मतलब मेरे पास 3 बहुलक आ गए, एक 25, एक 26 और एक 27, और ये तीनों 3-3 बार आए हैं। ये तीनों 3-3 बार आए हैं। इसका मतलब ये है कि x का जो मान ज़्यादा होगा वही ज़्यादा बार हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि x के किस मान के लिए 27 बहुलक होगा। अब उसने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि बहुलक कितना होगा, 27। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो x खाली है यहाँ पर एक 27 और होगा, तभी तो ये इन दोनों से ज़्यादा होगा, इससे और इससे ज़्यादा होगा 27, तभी तो बहुलक बनेगा। इसका मतलब x की जगह पे क्या रहना चाहिए, 27। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ग्राम्य समाज एवं विकास और जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इसी चैनल पर। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ पर भी मिलेगा आपको। तो आप वहाँ पर जाकर ग्राम्य समाज एवं विकास और जीके जीएस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैथ का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ये तो डेली चलता ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में मैथ का अगला सेट लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।